डेट है आज 3 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज की तरह, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है खुजली घर। ये न्यूज़ में देखेंगे क्या है। बीर चिला रही, ये न्यूज़ में इनके बारे में पढ़ेंगे। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये न्यूज में है रिसेंटली, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाज ओल्डेस्ट एबोरिजिनल रॉक आर्ट, ये अभी फाउंड हुई है, मिली है इसकी ओल्डेस्ट आर्ट, रॉक आर्ट ऑस्ट्रेलिया की। तो ये न्यूज़ में क्यों है इसे देखेंगे। मैरी टाइम इंडिया समिट 2021, ये क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंसर्न ओवर बॉन्ड यील्ड, ये बॉन्ड यील्ड क्या है और अभी न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, खुजली घर। खुजली घर क्या है, ये एक क्रैम्प्ड ट्रायंगुलर केज है। मतलब कि कौन ट्रायंगुलर देखा है ना हमने, ट्रायंगल, ट्रायंगल की तरह एक पिंजरा है। केज का मतलब पिंजरा। जो किससे बना है, इंडिजिनस ट्री से बना है। दैट इरिटेट्स द स्किन, जो स्किन में खुजली करता है। ये जी पिंजरा देखो जी, ये क्या है, एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ियों से बना हुआ है, जो इचिंग करता है, बॉडी में खुजली करता है। इसी के नाम पे इसका नाम है खुजली घर। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। मतलब कि क्या है, ये ऐसे दंड दिया जाता था अगर कोई इंसान क्राइम करता था। कहाँ पे दिया जाता था, नागालैंड में, कुछ विलेज में, कुछ गाँवों में नागालैंड में दिया जाता था। ताकि अब नागालैंड के लोग चाह रहे हैं जो इस पनिशमेंट को क्या है दोबारा से रिवाइव किया जाए, दोबारा से शुरू किया जाए। अभी ये नहीं होती है वहाँ पे। तो ये इची केज है, इसी वजह से इसका नाम खुजली घर कहा जाता है। नागामीज में, नागामीज नागालैंड में पीपल हैं जी, और वो नागामीज लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, तो उसमें इसे खुजली घर बोला जाता है। और जो और नागा कम्युनिटी भी रहती हैं जी, इसे वो अपनी भाषा में कुछ और बोलती हैं इसे। जैसे ओ हो गया जी, ये ए ओ है जी, इसके पीछे एस मतलब प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। तो ये ओ लोग होते हैं, ओ कम्युनिटी के लोग हैं, ये भी नागालैंड में रहते हैं। ये इसे बोलते हैं सीकी। सीकी का मतलब होता है फ्लैश हाउस। तो आपको ओ, नागामीज, ये ट्राइब याद रखती हैं। मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं इन्हें। तो के क्या यूजुअली इसे सेंट्रल स्पॉट पे रखा जाता है गांव में, मतलब बीच गांव में रखा जाता है इस पिंजरे को। किसके सामने, मोरंग के सामने, मोरंग बोलते हैं नागालैंड में बैचलर्स डॉर्मेट्री, जहाँ पे जो कुंवारे लोग होते हैं ना सोते हैं, शयन कक्ष। डॉर्मेट्री का मतलब होता है सोने वाला कमरा, स्लीपिंग रूम। उसके सामने रखते हैं। फॉर द इनमेट टू बी इन फुल पब्लिक व्यू, इनमेट का मतलब है जी निवासी या कैदी, जो ये कैदी कैद करके रखा गया है जिसने अपराध किया है, क्राइम किया है, ताकि उसे सभी पब्लिक देख सकें। उसे गांव के बीचों बीच रखा जाता है पब्लिक व्यू में, जब इसे पनिशमेंट दी जाती है। ये केक जो बना होता है, केज, जो केज है जी, मतलब पिंजरा है जो जो बना होता है, वो मोसंग फंग ट्री से बना होता है। ये लोकल ट्री है जी, ट्री का नाम है। ये ट्री का नाम भी याद रखना, मोसंग फंग ट्री से बना होता है। तो इसे क्या लोग अवॉइड करते हैं, पीपल अवॉइड बिकॉज ऑफ इट्स इरिटेशन इट कॉजेज। मतलब लोग इससे और कुछ चीज़ें नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये इरिटेट करता है ना, मतलब खुजली कर देता है इस वजह से। लेकिन ये एक इसमें खासियत है कि डज नॉट अफेक्ट द पाम, ये हथेली को अफेक्ट नहीं करता। इसलिए जो लोग इसे बनाते हैं पिंजरे को, वो इसलिए बना पाते हैं और बड़ी केयरफुल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये हथेली को अफेक्ट नहीं करता। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी बीर चिल्ला रही। ये रिसेंटली न्यूज़ में थे बीर चिल्ला रही। ये कौन है, ये एक ब्रेव वॉरियर थे, एक बहादुर सैनिक थे। किसमें, असमीज की कोच रॉयल डायनेस्टी के ये सैनिक थे। 1510 से लेके 1571 सी तक इन्होंने, मतलब सैनिक थे ये। और इनका जो जन्म 1510 में होता है, 1571 में डेथ हो जाती है। ये क्या है, जो कामाता किंगडम के किंग थे ना, कामाता किंगडम के राजा नारा नारा नारायण, उनके यंगर ब्रदर थे ये, मतलब छोटे भाई थे वीर चिलाराई। तो इनके बारे में इतना याद रखना है, कौन सी डायनेस्टी से थे ये और कौन से किंगडम से बिलोंग करते थे और कहाँ से आते थे, असम से। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये क्या है, ये अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, वो स्टार्ट करने वाला है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ये क्या करेंगे इसमें, ये 100 डे का कैंपेन होगा जी, मतलब 100 दिन का अभियान होगा, जिसमें क्या करेंगे, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर सोर्सेज कौन से हो गए,
जैसे नदी हो गई जी रिवर, या फिर कैनाल हो गई नहर, या फिर झील हो गई लेक। तो ये क्या है, इनको साफ किया जाएगा, क्लीनिंग की जाएगी इनकी इस अभियान में। और जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी जी, कंजर्व किया जाएगा रेन वाटर को, जो बरसात का पानी है उसको, ताकि इकट्ठा कर सकें और उसे बाद में यूज कर सकें। तो ये सब कुछ किया जाएगा इस कैंपेन में। तो किस मिनिस्ट्री ने कैंपेन स्टार्ट किए, कैच द रेन, और किस लिए किए, दोनों टारगेट हैं इसके, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, वाटर सोर्सेज को क्लीन अप करना भी है और रेन वाटर को कंजर्व करना, हार्वेस्ट करना भी है। तो ये याद रखना है। बस इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाज ओल्डेस्ट एबोरिजिनल रॉक आर्ट। अभी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुरानी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी एबोरिजिनल रॉक आर्ट मिली है जी। एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी, मूल निवासी या वहीं की आर्ट, जो आदिवासी वहीं के लोग रहते हैं, जो इसको उन्हीं ने ही बनाया था, उन्हीं के आर्टिजन ने, मतलब एबोरिजिनल आर्टिस्ट ने ही बनाया है इसे। कब बनाया था, आज से 17,000 साल पहले इसे बनाया था। ये आप पहले आप आर्ट देखिए, ये जी आर्ट, ये क्या बना हुआ है, कंगारू बना हुआ है, ये रॉक, रॉक पे, चट्टानों पे बना हुआ है, पत्थरों पे कंगारू। ये कंगारू पेंटिंग है जो ये कब क्रिएटेड की गई थी, 70,000 ईयर्स एगो, 17,000 साल पहले की गई थी। किसने, एबोरिजिनल आर्टिस्ट। एबोरिजिनल आर्टिस्ट का मतलब हम जान चुके हैं, मूल निवासी जो वहाँ के आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने इसे बनाया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है जो अभी फाउंड की गई है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें याद क्या रखना हमें, ये हमें याद रखना है इसमें, किम्बरले रीजन, ये किम्बरले रीजन पे पाई गई है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है जी, ये एक क्षेत्र है, मतलब किम्बरले रीजन नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, इसके वेस्टर्न पार्ट में इस रीजन को बोलते हैं किम्बरले रीजन। तो वहाँ पे मिली गई है ये रॉक शेल्टर में। ये 2 मीटर लॉन्ग है, 6 फीट लंबी आर्ट है ये। तो ये किम्बरले रीजन याद रखना हमें इसमें, और याद रखना है नेचुरलिस्टिक स्टाइल में बनाई गई थी ये। तो बस इतना याद रखना है इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा मैरी टाइम इंडिया समिट 2021। ये अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनाग्रेट किया है, इस समिट को। ये 2 मार्च से लेके 5 मार्च तक चलेगा, 3 दिन। ये समिट, समिट का मतलब है जी एक मीटिंग टाइप होगी जिसमें कुछ डिस्कस किया जाएगा, किसके बारे में वो भी जानेंगे। लेकिन इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है, इसका आयोजन किया है जी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। इस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है, ऑर्गेनाइज किया है। इसमें डेनमार्क एक पार्टनर कंट्री होगा। ये 3 डे समिट समिट है जी, 3 दिन का समिट होगा। डेनमार्क यूरोप में एक कंट्री है जो पार्टिसिपेट करेगा इसमें। ये समिट क्या करेगा, जो इंडिया का मैरी टाइम सेक्टर है अगले दशक के लिए, नेक्स्ट डिकेड के लिए, अगले 10 सालों के लिए, उसके लिए रोड मैप तैयार करेगा। मतलब मैरी टाइम सेक्टर है जो, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। मैरी टाइम सेक्टर का मतलब है जी जहाँ पे मैरी टाइम आ जाए, समझ लेना कुछ ओशियन या सी से रिलेटेड बात हो रही है, यानी कि कोस्टल एरियाज से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे मान लो इसमें पोर्ट हो गए, पोर्ट का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, या फिर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे इस समिट में अगले 10 सालों के लिए, फॉर द नेक्स्ट डिकेड। डिकेड का मतलब है 10 ईयर, 10 साल। तो इस तरह से क्या है, इट विल वर्क टू प्रोपल इंडिया टू द फोर फ्रंट ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर। तो इंडिया को क्या है, ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर में ये फर्स्ट फोर फ्रंट पे लेके आएगा, मतलब आगे लेके आएगा। तो एमिनेंट स्पीकर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सेवरल कंट्रीज से, जो इस समिट को अटेंड करेंगे। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, कंसर्न ओवर बॉन्ड यील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये इकोनॉमी का पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। याद रखना, बॉन्ड यील्ड अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड यील्ड। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, बॉन्ड यील्ड होता क्या है, इसका जवाब जानेंगे हम इसमें। न्यूज़ में इसलिए जी, क्या है कि यूएसए और इंडिया में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बॉन्ड यील्ड इंक्रीजिंग हो रही है, राइजिंग हो रही है। जिससे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, असेट्स पे, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई, गोल्ड पे हो गई। इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यील्ड क्या है, पिछले 10 सालों में बॉन्ड यील्ड इंडिया में 5.476% से लेकर 6.2% तक ये हो गई है बॉन्ड यील्ड। तो ये यूएसए में भी यील्ड बढ़ी है। तो इससे क्या है, कंसर्न रेज हुई है स्टॉक मार्केट में, मतलब कंसर्न का मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट में। अब कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, सारा तब समझ आएगा, तब आपको बॉन्ड यील्ड पता होगा। तो बॉन्ड यील्ड पढ़ते हैं पहले, क्या होता है। बॉन्ड यील्ड का मतलब है जी रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट्स ऑन द बॉन्ड और पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी यही मान लो जी बॉन्ड की तरह होती हैं, उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आपको ये समझाते हैं पहले क्या होता है ये। देखो जी बॉन्ड और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे ये कोई भी पेपर है, कागज़ है, इस पर लिखा है बॉन्ड तो बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दोनों का काम क्या होता है? काम ये होता है जी, जैसे मान लो आपने खरीद लिया, ये कोई ए पर्सन है, इसने बॉन्ड खरीद लिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, तो इस पर क्या है, इसे एनुअली कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट होगी इसकी, कुछ ब्याज दर होगी कि इसकी ब्याज की दर पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा इसे एनुअली या पर मंथ, जो भी लिखा होगा इसमें। मान लो ये 1,000 रुपये का बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और इसमें 5% रखा गया है इंटरेस्ट रेट कि आपको 1 साल तक, या आपने 10 सालों के लिए लिया ये बॉन्ड, तो क्या है अगले 10 सालों तक 5% तक आपको एनुअली मिलेगा इस पर इंटरेस्ट रेट। तो क्या होगा, जैसे मान लो 1 साल हो जाएगा, आपको 5% 1,000 का कितना हो जाता है 50, आपको 50 रुपये मिलेंगे, अगले 10 सालों तक 50-50 रुपये मिलेंगे, यानी कि 500 रुपीज़। और जब मान लो आप 10 सालों के बाद इसको वापस करोगे रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या बॉन्ड को, तो आपको 1,000 रुपये भी मिल जाएंगे। लेकिन बॉन्ड यील्ड क्या होता है, हम तो ये समझ रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, देखो जी अभी क्या है, 5% जो ये रिटर्न मिल रहा है आपको, 50 रुपये मिल रहे हैं हर साल, ये बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड से मिलने वाला लाभ, समझे। अब बॉन्ड यील्ड मान लो, ये तो समझ आ गई। अब ये बॉन्ड यील्ड में देखो जी, ये चीज़ समझो पहले, ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट मेक्स बॉन्ड प्राइसेस राइज एंड बॉन्ड यील्ड्स फॉल। अब इस लाइन को समझो आप, इसमें सिर्फ ये लाइन समझने की है जी बस, अगर ये समझ में आ गई आपको तो सारा चीज़ समझ आ जाएगा। अब इसे समझते हैं जी, ये मान लो इसे आप लिंक करके देखो, ये इंटरेस्ट रेट को आप इन्फ्लेशन रेट से लिंक कर लो, इसे समझ लो कि महंगाई की दर है, इंटरेस्ट रेट है। कैसे, देखो जी जैसे अभी 5% आपको मिल रहा था, क्या मिल रहा था आपको, इस पे मिल रहा था इंटरेस्ट, किस पे, बॉन्ड पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, तो आपको 50 रुपये मिल रहे थे हर साल। अगर ये इंटरेस्ट रेट घट जाएगी, मान लो 3% हो जाए, तो आपको 30 रुपये मिलेंगे, तो आपकी जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड, वो फॉल हो गई, मतलब गिर गई। क्योंकि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, रिटर्न, लाभ, प्रॉफिट आपको जो बॉन्ड पे होता है, तो ये तो हो गई। लेकिन बॉन्ड प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड प्राइस राइज हो जाएगा। ये कब समझोगे, जब इंटरेस्ट रेट को आप इन्फ्लेशन रेट से क्या कर लोगे, लिंक कर लोगे। देखो मान लो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट है, अभी 5% इन्फ्लेशन थी, लेकिन अगले 10 सालों में मान लो इन्फ्लेशन रेट घट गई, डिक्रीज हो गई, मान लो 3% हो गई, 3%, तो 3% होने का मतलब इन्फ्लेशन घट गई। मान लो 1,000 रुपीज़ के आपको 1 पेयर शू मिलते थे, 1 पेयर शू मतलब एक जोड़ी जूते खरीदते थे आप, लेकिन इन्फ्लेशन घट गई अगले 10 सालों में, महंगाई घट गई, डिक्रीज हो गई, तो क्या है, जब जैसे मान लो एक जोड़ी शू का प्राइस हो गया, वही वही कंपनी, मान लो सेम कंपनी थी, मान लो कोई शू मेकर कंपनी है जी, शू मेकर कंपनी के एक जोड़ी शू, 1 पेयर शू आप 1,000 रुपीज़ में खरीदते हैं आज, अगले 10 सालों में इन्फ्लेशन रेट घट गई, महंगाई इधर घट गई, तो क्या है, इनका प्राइस भी, शू प्राइस भी 900 हो गया। तो क्या है, आपका बॉन्ड जो प्राइस है वो इंक्रीज कैसे हुआ, जैसे आपका बॉन्ड प्राइस कितना था, 1,000 रुपीज़ का बॉन्ड था ना आपका, 1,000 रुपीज़ का, और 1,000 रुपीज़ में आप 1 पेयर शू खरीद सकते थे। आज शू मेकर कंपनी का वन वन पेयर शू खरीद सकते थे, एक जोड़ी शू, एक जोड़ी जूते। लेकिन अब इसका प्राइस तो, मतलब महंगाई घट गई और इसका प्राइस हो गया 900, तो आप 900 रुपये में खरीद सकते हो ना ये शू मेकर कंपनी का, वही सेम अगले 10 सालों में, वही सेम शूज़ आप कितने में खरीद सकते हो, 900 रुपीज़ में। तो आपका जो बॉन्ड का प्राइस था वो इंक्रीज हुआ कि नहीं, क्योंकि आपके पास तो 1,000 रुपीज़ है, और 1,000 रुपीज़ में आज मान लो 2021 में आप खरीद सकते हो ए 1 पेयर शू, लेकिन 10 सालों बाद 2031 में आप 900 रुपये में खरीद रहे हो, तो आपका बॉन्ड प्राइस बढ़ा या नहीं हुआ, राइज हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे समझो आप इसको, आई होप समझ आ गया होगा आपको। और इसका उल्टा बिल्कुल ऐसा ही है जी, अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है, कॉज बॉन्ड प्राइस टू फॉल एंड बॉन्ड यील्ड टू राइज। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट अभी 5% मिल रहा था, अगर ये 6% हो जाए, तो आपको हर साल 60 रुपये मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो बॉन्ड यील्ड तो राइज हो गई और बॉन्ड प्राइस है वो फॉल हो जाएगा। कैसे, बिल्कुल उसी से समझो। अभी मान लो 1,000 रुपीज़ था जी इसका प्राइस, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जी, मान लो 5% था, अब हो गया 6% या 7%, यानी कि महंगाई भी बढ़ गई। इंटरेस्ट रेट है के साथ साथ क्या है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गई, ये मानो आप। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट, तो अब मान लो जब ये शू 1,000 रुपीज़ का मिलता था 2021 में, 10 साल बाद 2031 में कितने का मिलेगा ये,
इसका प्राइस होगा जी 1100, लेकिन आपका बॉन्ड प्राइस तो 1000 रुपीज़ है। तो ये प्राइस घट गया ना बॉन्ड का प्राइस आपका, क्योंकि 1000 रुपीज़ में अब ये शू नहीं खरीद सकता। तो इस सब तरह से समझो, आपको समझ आ गया होगा ये। तो इसमें यही था समझने का। आज के टॉपिक भी इतने ही थे, कम थे जी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जी हैं, उनके लिए मैंने 2-2 3-3 मिनट के लेक्चर बनाए हुए हैं। जैसे जी आपका हो गया CDS है जी एक, उसके बारे में, या फिर बॉन्ड यील्ड पे भी अलग से लेक्चर बनाया जी एक मैंने। और भी कई सारे लेक्चर हैं जी, जैसे AIIB, ये न्यूज़ में रहता है, रिसेंटली भी न्यूज़ में था। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये न्यूज़ में था, इसके बारे में भी। और एक स्नो, ये स्नो लियोपर्ड है जी, स्नो लियोपर्ड, उसके बारे में भी एक लेक्चर आएगा जी 2 से 3 मिनट का, स्नो लियोपर्ड। वो भी इंपॉर्टेंट है जी, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है 2 से 3 मिनट का। तो वो आएगा आज ही, शायद बना दूँ मैं उसे, तो उसे देखेंगे। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम इसके बारे में। क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आज के। फर्स्ट क्या जी, ये FATF, इसके बारे में हमने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा है, और इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है मैंने। तो अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से मेंटेन रखा है। इसकी ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, सब डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने, और इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है 2 से 3 मिनट का। प्ले लिस्ट में जाके आप करंट विद GS जहाँ पे लिखा है वहाँ क्लिक करोगे तो प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट पे जाके वहाँ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसकी आपको लेक्चर मिल जाएगा जी, वो देख लीजिए अगर नहीं देखा तो। क्वेश्चन करते हैं, FATF वॉज फाउंडेड टू टैकल विच ऑफ द फॉलोइंग। जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1989 में बनाई गई थी जी। ये किस लिए बनाई गई थी, किस मतलब इसका काम क्या था? ए बोल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है जो ब्लैक मनी है उससे फाइट करने के लिए, कॉम्बेट करने के लिए। टेरर फाइनेंसिंग से कॉम्बेट करने के लिए, टैकल करने के लिए, कि आतंकवाद को जो फैलाने के लिए पैसा जाता है उसको रोकने के लिए काम करता है क्या ये FATF। CIG इलीगल ट्रेड ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, जो एक्जोटिक स्पीसीज होते हैं जी उनकी जो अवैध व्यापार होता है, इलीगल ट्रेड, उसको रोकने के लिए काम करता है क्या है। या फिर D, A एंड B दोनों हैं। इसका सही आंसर है जी D, हमने पढ़ा था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने के लिए काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बॉन्ड यील्ड के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है, ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट मेक्स बॉन्ड प्राइसेस राइज एंड बॉन्ड यील्ड फॉल। अगर इंटरेस्ट रेट में गिरावट आती है तो बॉन्ड यील्ड भी गिर जाती है, लेकिन बॉन्ड प्राइस है जो वो राइज हो जाता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स कॉज बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल, बॉन्ड यील्ड टू राइज। अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो बॉन्ड यील्ड भी राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बॉन्ड का प्राइस हो जाता है फॉल। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली 2 ओनली, दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब अभी पढ़ा है हमने, C करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट है जी, हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लिया इसका। द कमेटी ऑफ फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये CDP है जी, कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, यूनाइटेड नेशन की कमेटी है जी एक। ये इज ए सब्सिडायरी बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी सब्सिडायरी बॉडी है ये बताना आपको। अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्यों? इसके बारे में डिटेल में एक अलग से लेक्चर आएगा जी, उसमें हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, बस इतना जान लो। ये एक CDP है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जी, और एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी इसकी। मतलब यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन है ना, 6 अंग, उनमें से एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे ये काम करती है, जिसके अंडर काम करती है, उसी को रिपोर्ट करती है ये। तो आपको यही बताना है कि इसमें सब्सिडायरी बॉडी किसकी है। ये मेनली काम क्या करती है, जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती हैं उनका स्टेटस इंक्रीज करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये सारी डिटेल हम अलग से 2-3 मिनट का लेक्चर होगा उसमें समझेंगे। अभी आपको ये बताना है जो CDP है, कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये किसकी सब्सिडायरी बॉडी है। ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो जी, मैंने अभी बताया था आपको, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, उनकी एक अंडर ये काम करती है, उनमें से एक बॉडी है। और अगर आपको 6 ऑर्गन याद है तो आप इसका आंसर इजीली कर दोगे। कौन सा इनमें से ऑर्गन, तो यही है जी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोसॉक। तो B आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये सारी तो स्पेशलाइज एजेंसी है इसकी, ये और ये तो अलग है जी, तो ये B आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन 2015। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है जी, करेक्ट बतानी है आपको, बिटवीन 2015 एंड 2019 इंडियाज ट्रेड विद USA हैज़ इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली। ये कह रहा है 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया का जो व्यापार था USA के साथ, अमेरिका के साथ, वो लगातार बढ़ा है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है, बिटवीन 2015 एंड 2019 इंडिया ट्रेड विद चाइना हैज़ रिड्यूस्ड कंटिन्यूसली। ये कह रहा है 2015 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया का व्यापार चाइना के साथ कंटिन्यूसली लगातार घटा है, रिड्यूस हुआ है। थर्ड बोल रही है, इन द ईयर 2020 इंडियाज ट्रेड विद
चाइना वॉज हायर देन इंडियाज ट्रेड विद यूएसए। 2020 में इंडिया का जो ट्रेड है, व्यापार है चाइना के साथ, वो यूएसए के व्यापार के साथ, जो इंडिया का व्यापार है यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, वो उससे ज़्यादा है चाइना का व्यापार। मतलब जो इंडिया चाइना का ट्रेड है वो ज़्यादा है इंडिया यूएसए के ट्रेड से। तो ये करेक्ट है क्या? आपको ऑप्शन है जी, ये करेक्ट बताना है आपको। वन ओनली, 1 2 1 3 या 2 3? देखो जी, बी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि 2015 से 19 के बीच में इंडिया का जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस नहीं हुआ है, कभी घटा है, कभी रिड्यूस हुआ, कभी इंक्रीज हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है जी, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया। जो जी फ्यूल प्राइसेस है ना, पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं, उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेंटर, ये जी टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट्स आर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल दैट कंज्यूमर्स पे इन इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जी पेट्रोल और डीजल के प्राइस पे, उसकी वजह से जी कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। क्या ये सही है? सेकेंड बोल रही है द बेस प्राइस ऑफ द फ्यूल इज एडिड with excise and cess levied by the center, weight imposed by the states and commission to the leader। जो फ्यूल का बेस प्राइस होता है, मतलब मान लो जो फ्यूल बन के तैयार होता है जी, जितने प्राइस में फ्यूल खरीदा, इंपोर्ट करके लाए पहले पेट्रोलियम को, उससे पेट्रोल डीजल बनाए, रिफाइन किया, अब जो इसका प्राइस हुआ ये हो गया बेस प्राइस। अब इस बेस प्राइस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, वो ऐड होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट वेट लगाती है, वो लगता है, फिर कमीशन मिलता है जी जो डीलर है, जिसने जो कंपनी है उसका भी कमीशन होता है ना, जो डीलर है बीच में उनका कमीशन होता है जी। तो ये क्या होता है जी, बेस प्राइस में इतना सारा जुड़ने के बाद आपको वो जो प्राइस देते हो, आप पे करते हो पेट्रोल पंप पे, वो प्राइस आपको देना पड़ता है क्या इसके बाद? थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है द बेस प्राइस ऑफ द फ्यूल इंक्लूड्स ओनली द कॉस्ट ऑफ रिफाइनरी प्रोसेसिंग एंड मार्जिन। जो बेस प्राइस होता है जी वो केवल और केवल जो कॉस्ट आती है रिफाइन करने में, प्रोसेसिंग करने में, मार्जिन करने में, मतलब जो कॉस्ट आती है सिर्फ उसी को इंक्लूड करता है क्या बेस प्राइस। फोर्थ बोल रही है जी वैट ऑन द फ्यूल इज इम्पोज यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द स्टेट। वैट होता है जी वैल्यू एडिड टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है पेट्रोल और डीजल पे। तो सारे स्टेट सिर्फ यूनिफॉर्म होता है कि सारे स्टेट एक ही टैक्स लगाते हैं क्या? जैसे मान लो अगर हरियाणा 10% लगा रहा है तो केरल भी 10% लगाएगा, ऐसा है क्या? तो आपको करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट, वन ओनली या 1 3 4, 1 2 या 1 2 3 4? देखो जी पहली बात तो फोर्थ बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे स्टेट में अलग अलग वेट लगाते हैं जी, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, अलग अलग होता है सबका। जहाँ जहाँ फोर है काट दो। अब बचा जी 1 और 2 में से, ठीक है। अब यानी कि 3 भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर हमें 2 पता है तो हम लगा देंगे जी इसका आंसर, 2 बिल्कुल सही है जी करेक्ट, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्योंकि बेस प्राइस जो होता है उसमें फिर सेंटर के एक्साइज और सेस जुड़ता है, वेट जुड़ता है स्टेट गवर्नमेंट का, और कमीशन जाता है जी डीलर का। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्रा गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है। आईपीसीसी से जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और WMO ने मिलकर इसे बनाया था क्या आईपीसीसी को? आईपीसीसी वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड द पब्लिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो आईपीसीसी है ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन सा। देखो आपको पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि सेकंड तो बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इसके नाम में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेगी, तो सेकंड तो बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये WMO और यूनेप ने मिलकर बनाया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। कब बनाया था? 1988 में। तो इसने मिलकर बनाया था जी इसको, यूनेप ने, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और WMO ने मिलकर बनाया था इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा जी क्या? बी ओनली। नेक्स्ट है जी हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज टैक्स सिस्टम। इंडिया के टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है जी इन द लास्ट 10 years
इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो इज लोअर देन डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी। देखो जी, इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स मान लो जी आप, डी टी प्लस जीडीपी, ये जीडीपी अपॉन में आ गई जी, ये रेशो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स अपॉन जीडीपी। मतलब और ये बोल रहा है कि ये लोअर देन होती है, मतलब कम होती है डायरेक्ट टैक्स अपॉन जीडीपी से। मतलब कि जीडीपी से जीडीपी काट दो जी, कट गया। अब बचा क्या कि ये कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है किससे, डायरेक्ट टैक्स से इंडिया में पिछले 10 सालों में। तो ये बताना आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या कम है डायरेक्ट टैक्स से, इसका मतलब ये है जी, समझ आया आपको इस लाइन का। सेकंड बोल रही है द एवरेज शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन ओईसीडी कंट्रीज इज ग्रेटर देन दैट इन इंडिया। जो ओईसीडी कंट्री होती है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है जी। विकसित देश जो होते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे यूके यूएस वगैरह, इसके मेंबर हैं। तो ये कह रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर होता है ओईसीडी कंट्री का, वो इंडिया से ज़्यादा है, जो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स आता है उससे ज़्यादा है। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन सा, वन ओनली, टू ओनली, वन, दोनों या दोनों गलत। देखो जी, सेकंड बिल्कुल सही है, ओईसीडी कंट्रीज में जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है इंडिया के कलेक्शन से ज़्यादा होता है। लेकिन ये गलत है जी। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो जी, न्यूज़ में भी पढ़ा हो ना आर्टिकल, हमने भी ये पढ़ा था करंट अफेयर में। क्योंकि इस साल भी क्या है जी, पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं है, इस साल भी जीएसटी क्या है, ज़्यादा है। और जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है डायरेक्ट टैक्स से, बिल्कुल गलत है जी, ज़्यादा होता है। तो ये इसी से आप निकाल सकते हो, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब फिजिकल कंसोलिडेशन। आपको बताना फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है शेड्यूल बैंक्स एक्शन प्लान टू रिकवर द लोन्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जो बैंक होते हैं जी, उनका प्लान होता है ये कि जो बैड असेट्स होती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए, उसको रिकवर किया जा सके। बी बोल रही है गवर्नमेंट एजेंडा टू रिफॉर्म लोन डिसबर्सल मैकेनिज्म ऑफ शेड्यूल बैंक्स। ये गवर्नमेंट का प्लान होता है कि ताकि जो शेड्यूल बैंक का जो लोन है उसको रिकवर किया जा सके। ये गवर्नमेंट ऐसा कोई एजेंडा बनाती है क्या इसमें। या फिर सी पॉलिसीज अंडरटेकन बाई गवर्नमेंट टू रिड्यूस देयर डेफिसिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक। क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान बनाती है जिससे गवर्नमेंट क्या है अपने डेफिसिट को, जो घाटा होता है और जो कर्ज है उसको घटाया जा सके, क्या उस प्लान को बोलते हैं कि फिजिकल कंसोलिडेशन। ऐसी पॉलिसीज होती हैं क्या ये। या फिर डी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू मीट द डेफिसिट। या फिर गवर्नमेंट का ऐसी स्ट्रेटजी कि जिसमें क्या है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उन्हें डिस इन्वेस्टमेंट करती हैं, मतलब उनका शेयर मार्केट में बेचती हैं और अपने डेफिसिट को ताकि घटाया जा सके, घाटे को कम किया जा सके। आपको बताना जी कौन सा है जी इसका करेक्ट आंसर है सी। सी करेक्ट आंसर है जी इसका, कि ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जी गवर्नमेंट जो अपने जो घाटा होता है उसको कम कर सकें और जो कर्ज है उसको कम किया जा सके गवर्नमेंट का, ऐसी पॉलिसीज़ को बोलते हैं जी फिजिकल कंसोलिडेशन, उसी पार्ट को बोलते हैं। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट आपका बोल रहा है फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट इज ऑफ सीन इन न्यूज़ इट रिलेटेड टू। ये फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट है, आंदोलन है, ये किससे रिलेटेड है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, आपको बताना है जी। ए बोल रहा है प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट। जो बच्चे होते हैं या अडोलेसेंट किशोर अवस्था में लोग बच्चे होते हैं, तो उनको क्या है जी प्रोटीन से रहित, मतलब प्रोटीन रिच फूड, मतलब जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो ऐसा भोजन प्राप्त किया जाए बच्चों के द्वारा। इससे रिलेटेड है क्या फ्लेक्सीटेरियन मूवमेंट। नेक्स्ट बोल रही है मूविंग टू फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन्स रेदर देन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट होता है जी उसकी तरफ क्या है मूव करना, रेदर देन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये होता है क्या रिड्यूसिंग द एनिमल बेस्ड फूड एंड इंक्रीजिंग द प्लांट बेस्ड फूड। ये कह रहा है कि जो एनिमल बेस्ड फूड होता है जी, जैसे मीट मांस खाते हैं लोग, उससे घटाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट से हमें भोजन मिलता है उसको खाएं। ये सब इसमें इंक्रीज किया जाता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है जी सी।
इसमें यही किया जाता है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। ये फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट इसी से रिलेटेड है कि एनिमल बेस्ड जो फूड होता है उसको डिक्रीज़ किया जाए लोगों में, और प्लांट बेस्ड फूड होता है, भोजन होता है, उसको इनक्रीज किया जाए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रॉस वैल्यू एडिड, जीवीए एंड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिड इज ए मेजर ऑफ टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। ये क्या ऐसा मेजर है जो टोटल जो आउटपुट होती है इकोनॉमी में और टोटल इनकम होती है उस पर बेस्ड होता है क्या, उसको मेजर करता है। जीवीए इज ए सेक्टर स्पेसिफिक वाइल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद टैक्स एडेड एंड सब्सिडीज आर डिडक्टेड। ये बोल रहा है जीवीए जो वो सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब है, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जीवीए निकाला जाता है। मान लो एक फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हो गई, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए निकाला जीवीए। और जीडीपी क्या ओवरऑल है, सारे जीवीओ को मिला के जीडीपी निकाली जाती है, जिसमें से क्या टैक्स ऐड किया जाता है और सब्सिडी डिडक्ट की जाती है, मतलब माइनस की जाती है। थर्ड बोल रही है वाइल जीवीए गिव्स ए पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड और डिमांड परस्पेक्टिव, वाइल द जीडीपी गिव्स द पिक्चर फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड। जो जीवीए होता है वो कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के निकाली जाती है, और जो जीडीपी है वो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो पैदा करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनके साइड और मतलब उनकी साइड से देखा जाता है, उनकी सप्लाई साइड पे बेस्ड निकाली जाती है जीडीपी। आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है कि जो जीवी है वो प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड से के बेस पे निकाली जाती है, और जीडीपी निकाली जाती है कंज्यूमर साइड से, कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड। तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। तो ये जहाँ जहाँ पे 3 है काट दो आप, बी कट गया, सी कट गया, सी और डी कट गया, बचा ये 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा जी। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी।